अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। एंड टुडेज टॉपिक इज द डाइंग सन। द डाइंग सन इज फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम इंटरमीडिएट पार्ट 2 बुक 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये किसी भी सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से लाजमी कोई ना कोई चीज़ आपके पेपर में एडजस्ट की जाती है, ठीक है जी। और उसके इम्पॉर्टेंट होने की वजह से ही वो हमेशा फर्स्ट चैप्टर की जगह पे आता है, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाट इट्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इट्स रिटन बाय सर जेम्स जीन्स and this is the part of a book, The Mysterious Universe, written in 1930 by Sir James Jeans. Sir James Jeans was an astronomer, he was a physics scientist, and he was also a theorist. और 1877 से 1946 तक उन्होंने इस दुनिया में जो है वो क़याम किया। So that was very important era in the universe because of the new inventions in the world. और सर जेम्स जीन्स जो है उन्होंने ये एक थ्योरी पेश की थी, लेकिन इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। बस इसी थ्योरी से कुछ मिलती जुलती और थ्योरीज जो हैं वो भी पेश की गई, जैसे कि बिग बैंग की जो थ्योरी है वो भी तकरीबन इस थ्योरी के साथ जो है वो मिलती जुलती है, जिसमें इस कायनात के शुरू होने, इस कायनात के आगाज़ का जो है तरीक़ाकार वो बताया गया है। ये अंदाज़े हैं, साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स में अपनी थीरीज़ पेश की कि ये कायनात किस तरह मार्ज़ वजूद में आई एंड व्हाट वर द काजेज़ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन दिस यूनिवर्स, ठीक है जी। सो हर एक थीरी में ज़्यादातर एवोल्यूशन का जो है वो एक मॉडल पेश किया गया कि किस तरह से ये कायनात वजूद में आई एंड देन व्हाट वाज द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड हाउ इट केम इनटू दिस फॉर्म इन विच वी आर स्टैंडिंग, ठीक है जी। हम इस फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन इस फॉर्म तक आने में कायनात में कितना टाइम लगा और ये किस किस तरह से एवोल्यूशन होकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। सर जेम्स जीन्स ने भी 1930 में एक बुक लिखी द मिस्टीरियस वर्ल्ड। उसमें उन्होंने और बहुत सारी थीरीज़ भी और पुराने टाइम में जो चीज़ें डिस्कस की गई थी, प्लेटो के रेफरेंसेस भी दिए, और उन रेफरेंसेस के साथ साथ उन्होंने एक ऐसे उसमें पेश किया जिसमें उन्होंने इस कायनात के मार्ज़ वजूद में आने की एक उन्होंने थीरी पेश की। सन वॉज स्टैटिक, ठीक है जी, अपनी जगह पे मौजूद था। और इस सन के साथ क्या होता है कि अ स्टार वंडरिंग फ्रॉम द स्पेस केम नियर द सन, ठीक है जी। ये सूरज है और एक स्टार है जो कहीं से ट्रैवल करते हुए उसने इस तरह से सूरज के करीब से अपने ऑर्बिट में गुजरना है, ठीक है जी। अब हम इस स्टार को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टार है, जस्ट सपोज दैट कि दिस स्टार इज कमिंग ऑन दिस वे। अब राइटर ये बताता है कि अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन एंड इट रेज्ड वेव्स, टाइडल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। अब ये क्या हुआ जी, इस तरफ को जो वेव्स थी ना वो बनना शुरू हो गई, ठीक है। यानी टाइडल वेव्स जो थी वो इसकी तरफ बनना शुरू हो गई टुवर्ड्स दैट सेकंड स्टार। अब ये स्टार जो था ये इसी तरह से आगे बढ़ता गया। इस स्टार ने आगे आना है जी, ठीक है, यहाँ तक, फिर इसने आगे इधर से गुजर जाना है। अब ये स्टार जब इधर आता है तो यहाँ से और वेव्स, यानी इसके ऊपर, सूरज के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्टॉर्म की कैफियत शुरू हो जाती है, वेव्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं और सन के ऊपर की जो सरफेस है वो सरफेस उखड़ना शुरू हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स इट क्रिएटेड अ माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन। हम इसको ये समझ सकते हैं कि ये सन की सरफेस है,
ठीक है, इसके यहाँ से उसने गुजरना है। अब वो जब इसके करीब आता है तो इस तरह करके वो उसकी सरफेस उभरना शुरू हो जाती है, ठीक है, उभरना शुरू हो जाती है, और वो सरफेस जो है वो एक माउंटेन क्रिएट कर देती है। यानी जब ये करीब आता है तो यहाँ पर एक माउंटेन क्रिएट हो गया सन के सरफेस पे। अब ये माउंटेन जो है ये क्रिएट हो गया और ये और करीब आ गया सन के, ये स्टार, और ये माउंटेन और बड़ा हो गया, ठीक है, इस तरह करके। अब इस माउंटेन ने इसके साथ जो है, जब वो इस स्टार के साथ इसकी ग्रेविटेशनल पुल और ज़्यादा हो गई तो ये स्टार जैसे ही आगे बढ़ा अपने उसी वे में, उस डायरेक्शन में जहाँ वो निकल रहा था आगे से आगे, तो ये जो इस तरह ये माउंटेन था, ये माउंटेन इसके साथ ही निकल गया। यानी दिस पार्ट ऑफ द सन torn into pieces and it went with that second star, ठीक है जी। ये उस सेकंड स्टार के साथ जो है ना, जिसको हम कह सकते हैं बी, हम इसका कोई नेम रख लेते हैं, ठीक है। इस बी स्टार के साथ वो कहता है कि ये वाला जो उसका पार्ट था सन का, वो गया, टूट गया, और इट वाज torn into pieces। अब ये पीसेस उसने ना फिजा में बिखेर दिए, ठीक है, यानी स्पेस में ये उसने जो एक माउंटेन क्रिएट हुआ था, ये माउंटेन भी राइटर कहता है कि इस कदर बड़ा था कि जिसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन द माउंटेन दैट वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट बी स्टार। अच्छा, अब ये आगे गया, ये जो बी स्टार है जब ये निकल जाता है तो ये टूट जाता है। अब इसने अपने जो हिस्से थे, यानी द पार्ट्स, यानी आप कह सकते हैं द स्टोन्स, उसके जो टुकड़े हैं वो उसने इसी तरह स्पेस में वो गिर जाते हैं, वो फैल जाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ इसमें आगे चल के। What happens here? This is the space. Imagine it. ठीक है जी। इस स्पेस में इस सन के कुछ पार्ट्स जो हैं वो टूट के इस कायनात में बिखर गए हैं। So this is a blazing, means this is a very hot place। जो सन है वो thousands of degrees पे है, ठीक है, thousands of degrees है इसमें। तो इसके करीब करीब है ना पूरे स्पेस में, यानी नियर द सन एवरीथिंग बर्न्स, हर चीज़ जल जाती है। इसके करीब इस कदर ज़्यादा हरारत है, इस कदर ज़्यादा टेम्परेचर है कि हर चीज़ जल जाती है। अब कुछ जो इसके पार्ट्स थे, जो इसके स्टोन्स थे, वो इसके करीब करीब रह गए, कुछ जो थे वो दूर चले गए। यू नो, जब भी एक्सप्लोजन होता है तो उस एक्सप्लोजन में क्या होता है जी कि कुछ पार्ट्स करीब गिर जाते हैं, कुछ दूर गिरते हैं। सो इन दिस एक्सप्लोजन वी फाइंड सम पार्ट्स नियर द सन एंड सम वेरी फार फ्रॉम द सन। अब क्या होता है, अब इसके इर्द गिर्द आप देखें, इस सन के यानी एक ऑर्बिट बनता है इस तरह से। अब ये ऑर्बिट क्या है? ये वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट ने हमें ये डिटरमिन किया कि टेम्परेचर बेल्ट्स बनी। टेम्परेचर बेल्ट क्या है? इसमें टेम्परेचर बेल्ट का जब जिक्र होता है तो वो भी मैं भी आगे चल के आपको टेम्परेचर बेल्ट के बारे में बाकायदा भी बताऊंगा, लेकिन ये पिक्टोरियल जो मैं इसकी पिक्चर बना रहा हूँ, इसको आप समझें ज़रा क्या है। वो कहते हैं जी ये टेम्परेचर बेल्ट बनी। कौन सी टेम्परेचर बेल्ट? यानी वेयर द टेम्परेचर इज नॉर्मल। वो कहते हैं लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए, सर जेम्स जीन्स के अकॉर्डिंगली लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर है, देन अदर थिंग्स। पहली चीज टेम्परेचर है। अब वो टेम्परेचर के हवाले से वो बताते हैं कि टेम्परेचर बेल्ट्स क्रिएट हुई राउंड द सन। वो टेम्परेचर बेल्ट्स कैसे क्रिएट हुई कि जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, ये वाला एरिया जो है, इन दिस एरिया वी फाइंड thousands of degrees because of the less distance between the sun and the temperature belt। ठीक है, यहाँ पर एरिया जो है ये thousands of degrees में है यहाँ, और इस तरह लेस होता जाता है, कम होता जाता है। When we come here, approach here, it's a temperature belt
ठीक है जी। यहां पर आकर टेम्परेचर इतना हो जाता है कि जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, लिक्विड फॉर्म में कोई चीज मौजूद हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, इस तरफ को वाटर लेकर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अच्छा, सो फ्रॉम दिस डिस्टेंस वी कैन से लाइफ कैन एग्जिस्ट, बट ऑन द डिस्टेंस far from this temperature belt, it's the freezing temperature, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इस सन से जितना दूर होते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो जमना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ये फ्रीजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होता है जी, यहाँ पर टेम्परेचर इतना है कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। सो उसने कहा जी कि पहली शर्त जो है, कंडीशन जो है वो लाइफ के लिए वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब बना नॉर्मल, तो वहाँ पर लाइफ ने एग्जिस्ट करना शुरू किया इन वेरी हम्बल ऑर्गेनिजम्स के साथ। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए जिन्हें हम यूनिसेलुलर्स कहते हैं, उससे फिर आगे लाइफ जो है वो एवोल्यूशन होता गया और लाइफ आगे से आगे जो है वो प्रोग्रेस करती गई। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, अब ये जो टेम्परेचर बेल्ट है ना, ये राउंड द सन है, ये एक ऐसा एरिया है जो पूरे सूरज के गिर्द है। सो आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा एरिया है इस कायनात में। बट ज़बरदस्त बात ये है, वो कहता है इस सारे एरिया में, इस सारे टेम्परेचर बेल्ट में आपको लाइफ जहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है वो बहुत कम है, और इस टेम्परेचर बेल्ट में किसी प्लैनेट का पहुंचना भी, ये भी बहुत रेयर फंक्शन है, ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। और सर जेम्स जीन्स कहते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक कि 1 लाख स्टार्स, यानी स्टार से मुराद सूरज, सन, 1 लाख सन्स जो हैं उनमें से एक सन ऐसा होता है जो सही डिस्टेंस पे एक प्लैनेट को थ्रो करता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है जी। तो ये हमारे इस एसे में जो थीरी पेश की गई है, मैंने आपको नो लॉन्गर दिस थीरी इज एक्सेप्टेबल, ये भी मैं आपको बता दूं, ये थीरी इस टाइम एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद बहुत सारी एवोल्यूशन की थीरीज आ चुकी हुई हैं, और बिग बैंग भी मैंने आपको बताया था इसी टाइप की एक थीरी है, और वो तकरीबन इससे मिलती जुलती है। तो ये थीरी जो है, इसमें जो चीज़ें साइंटिफिक फिनोमेना पेश किए गए हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं इस ऐसे में जो चीज़ें दी गई हैं वो मैं आपको पैराग्राफ वाइज में आपको भी समझाऊंगा कि उसने क्या समझाने की कोशिश की है। तो ये ऐसे एक साइंटिफिक ऐसे है जिसमें रिसर्च पेश की गई है, ठीक है, और ये ऐसे एक बुक द मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय सर जेम्स जीन्स, ये उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में, इस कायनात में ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ और ये किस कदर मिस्टीरियस है, हमें इसकी समझ नहीं आती, ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन जी। पहली बात जो उन्होंने बताई है इस ऐसे में, द फर्स्ट थिंग दैट ही हैज़ डिस्कस्ड द ह्यूज एरिया ऑफ दिस यूनिवर्स। जी, उन्होंने पहली बात इसमें डिस्कस ये की है कि यूनिवर्स है क्या, ये कितनी बड़ी है और ये किस कदर ह्यूज है, एंड व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। सो व्हाट ही सेज, वो कहते हैं जी कि ये कायनात इस कदर बड़ी है कि इस कायनात में सितारे जो मौजूद हैं, इस दुनिया में, इस कायनात में जो स्टार्स हैं, उन स्टार्स का जो हजम है, जो एरिया है, वो एक स्टार का एरिया इतना ज़्यादा है कि उसमें मिलियंस ऑफ अर्थ्स कैन बी पैक्ड एंड द रूम विल बी स्पेयर्ड, ठीक है, कि एक सितारे में लाखों ज़मीनें रखी जा सकती हैं और फिर भी उसमें जगह बच जाएगी। दैट्स व्हाट ओनली 1 स्टार। और इन तमाम सितारों की इस कायनात में वो कहते हैं तादाद कितनी है, वो कहते हैं कि जैसे आपके साहले समंदरों पर जितनी रेत मौजूद है, यानी पार्टिकल्स ऑफ सैंड की जितनी तादाद है, उस तादाद के बराबर आपकी कायनात में स्टार्स की तादाद है। मीन्स टू से
यानी आपकी कायनात में एक सितारा इतना बड़ा है कि जिसमें करोड़ों ज़मीनें रखी जा सकती हैं, और सितारों की टोटल तादाद कितनी है, जितनी आपके साले समंदरों पर, पूरी ज़मीन के साले समंदरों पर मौजूद रेत के ज़रात की जो तादाद है, उस तादाद को इमेजिन किया जा सकता है सितारों की तादाद के बराबर। सो उन्होंने क्या किया जी, सबसे पहले तो बता दिया कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है जी। एंड देन उन्होंने एक बात ये भी बता दी कि स्टार्स जो है द नंबर ऑफ स्टार्स इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग उन्होंने एक मॉडल पेश किया है, द शिप मॉडल, सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है, द शिप मॉडल। अब शिप मॉडल क्या है? शिप मॉडल में उन्होंने बताया है कि इस कायनात की कितनी, मतलब एरिया इसका इतना बड़ा है, और स्टार्स आपस में एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे इमेजिन करें जैसे ये कायनात हमारी एक समंदर है, और इसमें मौजूद जो स्टार्स हैं वो शिप्स की तरह हैं, और अगर एक शिप जो है वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स एक दूसरे शिप से दूर हो, तो ये शिप्स जितनी भी स्पीड में चलें तो इनको कई 100 साल लग जाएंगे एक दूसरे के करीब आते हुए। तो एक शिप का जो एरिया है वो इस समंदर के हवाले से जितना एक दूसरे से कंपैरिजन में छोटा और बड़ा है, यानी समंदर जितना बड़ा है एक शिप से, उसी तरह ये कायनात भी एक सितारे से इतनी बड़ी है, और एक सितारा दूसरे सितारे के इसलिए करीब नहीं आता क्योंकि देयर इज इमेंस डिस्टेंसेस बिटवीन द स्टार्स, ठीक है। सितारों के दरमियान मिलियंस ऑफ माइल्स जो है उनका डिस्टेंस है। सो दैट्स व्हाट जी उन्होंने शिप मॉडल में इस चीज़ को बयान कर दिया, बता दिया कि हाउ दिस यूनिवर्स इज ह्यूज, ठीक है, कितनी बड़ी है ये। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या की गई है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है वॉन्डरिंग स्टार के बारे में। वॉन्डरिंग स्टार का मैं आपको बता चुका हूं जी। वॉन्डरिंग स्टार क्या था? वॉन्डरिंग स्टार एक वॉन्डरिंग स्टार है, कायनात में कहीं घूमता हुआ आ जाता है सूरज के करीब। जब वो सूरज के करीब से गुजरने लगता है तो वो सूरज के यानी सन के एक पार्ट को अपने साथ वो ले जाता है तोड़कर, और दिस ब्रोकन पार्ट हैज़ मिलियंस ऑफ stones in it, and those stones are stars and planets in the separated in the universe, ठीक है। ये spread है पूरी कायनात में, और ये स्टार्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, पार्टिकल्स हैं उस माउंटेन से टूटे हुए, जो माउंटेन पहाड़ उसकी सन की सरफेस पे बना था, ठीक है जी। तो ये है हमारा फोर्थ पैराग्राफ, वॉन्डरिंग स्टार। देन वॉन्डरिंग स्टार के बाद उन्होंने उसमें यह भी बता दिया कि जब वो बहुत करीब आया, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चंस रेज होते हैं, मैं आपको बता दूं। 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन, ठीक है। व्हाट डिड हैपन व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन। अच्छा, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है जो बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता, बच्चे मिक्स कर जाते हैं। व्हाट डिड हैपन व्हेन वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर टू द सन। समझे बात को? मॉडल को जरा ज़हन में लाइए। मैंने आपको बोला था पहले वो दूर था, टाइडल वेव्स बनना शुरू हुई। जब वो बिल्कुल करीब आ गया तो एक बहुत बड़ा माउंटेन रेज हुआ और वो टूट गया, ठीक है। तो वो जो ब्रोकन पार्ट वाला हिस्सा है वो नियरर एंड नियरर टू द सन का आंसर होगा। बच्चे इसको अक्सर मिक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। अब हम उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट फेज में उन्होंने जो डिस्कस किया है, ठीक है, 1, 2, 3 and 4 and 5th पे, ठीक है। 5th उन्होंने डिस्कस किया है लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ, यानी हाउ लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिंदगी यहाँ इस ज़मीन पर किस तरह से वजूद में आई। तो उसके हवाले से, लाइफ के हवाले से I'll tell you first thing उन्होंने बताया जी कि टेम्परेचर वॉज एनफ नॉर्मल ऑन अर्थ, ठीक है जी। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि लाइफ जो है उसमें यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हैं से ये लाइफ स्टार्ट हुई, इसका एवोल्यूशन हुआ, एंड दैट एवोल्यूशन टुक द फॉर्म ऑफ दिस लाइफ जिसमें हम लोग मौजूद हैं। इसमें वो बताते हैं कि इसी एवोल्यूशन से गुजर कर ये ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि जिसमें ऐसे जानदार भी वजूद में है कि जो अपनी डिज़ायर्स रखते हैं, ख्वाहिशात रखते हैं, एम्बिशंस रखते हैं, मीन्स ह्यूमन, ठीक है जी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ज़िंदगी वजूद में आई। अब नेक्स्ट फेज क्या है जी? देन इज लाइफ क्रिएट हो गई, ये सारा एक फेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फेज में वो कहते हैं द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग। कायनात जो है ना वो फ्राइटनिंग है, वो डरावनी है, वो डराती है। क्यों डराती है जी? कायनात क्यों डराती है हमें? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए उन्होंने हमें इसमें कुछ वजूहात बताई हैं। उसमें सबसे पहली वजह जो है ना वो इस फ्राइटनिंग की, वो उन्होंने बताई है जी लोनलीनेस, ठीक है, लोनलीनेस। लोनलीनेस क्या है? लोनलीनेस ये है कि वो डोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स जस्ट लाइक अस। हम अपने जैसी ज़िंदगी इस कायनात में हमें कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है। हम ढूंढते भी हैं तो हमें अपनी जैसी लाइफ जो है ना वो इस कायनात में कहीं नहीं नज़र आती। इसलिए हम खौफज़दा हो जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी कायनात में हमारे जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे आप किसी सहरा में अकेले आपको छोड़ दिया जाए तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे यार मेरे जैसा और कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं किस तरह से यहाँ पे सरवाइव करूँगा, ठीक है। तो इस बात से जेम्स जीन्स कहते हैं कि हमें खौफ आता है कि कायनात में हमारे जैसा और कोई नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है डिस्टेंसेस, ठीक है। डिस्टेंसेस से मुराद क्या है? इमेंस डिस्टेंसेस ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है, ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब ये क्या है टाइम एंड स्पेस? अब गौर करें ज़रा थोड़ा सा, हम सारी ये बहुत चीज़ें सोचने वाली हैं। हम हमेशा ये सोचते रहे कि यार टाइम कहाँ से शुरू हुआ, ये आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, ये स्पेस ख़त्म क्यों नहीं होता। यानी स्पेस को जितना भी आप उसको हम कर लेंगे, सर्च आउट कर लेंगे, उसके बाद अभी तक भी जो 21st सेंचुरी में भी हम इस काबिल नहीं हो सके कि हम अपने बहुत करीब तरीन जो सयारे हैं या सितारे हैं वहाँ पर जाकर कोई एक्टिविटी कर सकें। बहुत मुश्किल से जस्ट 1 और 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ तक अभी इंसान की रसाई हो सकी है। बट वी नो दैट कि मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो अभी भी बाकी हैं जिनको हम अभी तक सर्च आउट भी नहीं कर सके, ठीक है जी। सो गैलेक्सीज हैं और बहुत बड़ा मतलब कायनात का सर्कमफ्रेंस बहुत बड़ा है। सो कहते हैं ये डिस्टेंसेस जो हैं ये टाइम एंड स्पेस के, ये भी हमें जो है वो खौफजदा कर देते हैं। देन नेक्स्ट उन्होंने बात क्या की? उन्होंने बात की कि टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं। टेम्परेचर बेल्ट्स के बारे में बताया। टेम्परेचर बेल्ट्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि टेम्परेचर बेल्ट्स आर दोज बेल्ट्स इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट एंड द टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, ठीक है जी। टेम्परेचर नॉर्मल है जहाँ पर कायनात में ज़िंदगी हो सकती है। तो ये है जी टोटल इस चैप्टर में जो चीज़ें बताई गई हैं, और उम्मीद है आपको इस टेक्स्ट से और मॉडल से आपको समझ आ गई होगी कि इस चैप्टर में सर जेम्स जी ने इस ऐसे में, इस जो है साइंटिफिक रिसर्च ऐसे में उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। तो अब हम चलते हैं आगे हमारे सिनोनिम्स की तरफ, ठीक है जी। इस चैप्टर के सिनोनिम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें चंद एक ऐसे वर्ड्स हैं जो आम तौर पर हमारे यूज़ में नहीं आते और जिनका हमेशा ही यानी एक से दो सिनोनिम्स, एक सिनोनिम तो लाजमी उसमें से दे दिया जाता है, ठीक है जी। सो फर्स्ट सिनोनिम है इमेंस, ठीक है जी। फर्स्ट सिनोनिम है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। एंड इट्स सिनोनिम इज ह्यूज, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज इमेंस एंड इट्स सिनोनिम इज ह्यूज। सेकेंड वर्ड है जी वॉयज। वॉयज मीन्स क्या होता है? सफ़र, बहरी सफ़र के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होता है? जर्नी,
ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होता है? जर्नी। थर्ड वर्ड इज मिल्की वे। मिल्की वे से मुराद क्या है? स्टार्स की कलेक्शन जो होती है, यानी स्टार्स का जमा हो जाना एक जगह पे, दैट इज कॉल्ड मिल्की वे। ठीक है जी। सो मिल्की वे, और इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम है कलेक्शन ऑफ स्टार्स। सिनोनिम है कलेक्शन ऑफ स्टार्स। एंड देन वर्ड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है? मुकम्मल, कंप्लीट, परफेक्ट। तो हम इसका सिनोनिम क्या लेंगे जी? परफेक्ट। देन वर्ड इज टाइड्स। टाइड्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है। टाइड्स का मीनिंग क्या होता है? वेव्स। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, उन्हें हम टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, सो टाइड्स का सिनोनिम क्या होगा? वेव्स। एंड देन द वर्ड इज रेयर। RARE, रेयर। रेयर मीन्स क्या होता है? बहुत कम होने वाला वाकया, कम हो जो चीज, नायाब हो। ठीक है, रेयर। रेयर का सिनोनिम क्या है? अनयूजुअल। अनयूजुअल, अनयूजुअल मीन्स क्या होता है जी? कम होने वाला वाकया, ना होने वाला वाकया। ठीक है, जो गैर मामूली होता है। देन इज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली, सेवेंथ वर्ड इज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है? ग्रेजुअली का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप होने वाला काम, स्लोली, विद इन अ प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो ग्रेजुअली का हम सिनोनिम क्या लेंगे? स्टेप बाय स्टेप, स्लो प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप, स्लो प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेजुअली। देन जी एट्थ सिनोनिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी दफा आ चुका हुआ है पहले भी, सेल्डम। सेल्डम, सेल्डम मीन्स क्या होता है? सेल्डम का मतलब होता है समटाइम्स, नॉट ऑफन। नॉट ऑफन या समटाइम्स, कभी कभार। ठीक है जी। सो ये थे हमारे सिनोनिम्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में 4 क्वेश्चंस हैं, जिनको आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट? हाउ डज दैट a star seldom finds another star near it? ठीक है जी, ये कि एक सितारा दूसरे सितारे को कभी कभार ही अपने करीब क्यों पाता है? तो इसका आंसर आपको पहले पैराग्राफ में ही मिल जाता है कि the immense distances of this universe, ठीक है जी, इस कायनात में जो बहुत बड़े बड़े फासले हैं, स्पेस है, तो स्टार्स इसीलिए दूसरे स्टार के करीब नहीं आते क्योंकि उनका आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है जी। सो ये सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है जी कि व्हाट डिड हैपन व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर टू द सन? इसमें मैंने वो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था रेज होता है, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो वो पहले वाला क्वेश्चन इसी के साथ आपका प्रिपेयर हो जाता है, थोड़े से चेंज के साथ। ठीक है जी। तो व्हाट डिड हैपन व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर टू द सन? ये सेकंड क्वेश्चन हो गया जी। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स? ठीक है, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स? स्टार्स पर जिंदगी क्यों नहीं है? तो स्टार्स पर वेरी सिंपल, इसलिए जिंदगी नहीं है क्योंकि वो बहुत हॉट है, उनमें रेडिएशन होती है, गर्मी है, वो अभी तक कूल नहीं हुए, तो इसीलिए वहाँ पर लाइफ नहीं है। तो इसमें वही सबसे पहली बात टेम्परेचर। ठीक है जी, तो टेम्परेचर अगर नॉर्मल नहीं है तो वहाँ पर लाइफ नहीं हो सकती। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग? ठीक है, व्हाई इज द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग? ये कायनात इस कदर ड्राउनी क्यों है, खौफजदा क्यों करती है? तो उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ें आपको बता दी थी कि इसलिए ये ड्राउनी है, लोनलीनेस है और डिस्टेंसेस है। ठीक है जी। तो ये है हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ समेटने की तौफीक अता फरमाए। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आप सबको सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।